रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान में मैं हूँ आपके साथ मदीहा अलमास खान और मैं हूँ वरीद अबीर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इलेक्शन 2024 से मुतल्लिक और भी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की जानिब। इलेक्शन में बस 2 दिन बाकी, सियासी दर्जा हरारत में इजाफा। तहरीक इंसाफ किन सीटों पर सरप्राइज देने को तैयार। कराची की सियासत में किसका पलड़ा भारी। और आशा अकबर और यासिर हुसैन की एक्शन और थ्रिलर फिल्म टकसाली गेट नमाइश के लिए तैयार। और वलीद, आज हम बात करेंगे, यकीनन एक ही दिन बाकी है आम इंतखाबात 2024 में। 8 फरवरी का सभी को शिद्दत से इंतजार है। 8 फरवरी को पुरअमन, आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद की तमाम तर तैयारियां इस वक्त मुकम्मल हो चुकी हैं और यकीनन जो है बाकी जो पार्टीज हैं वो अपना मंशूर पेश कर रखी है। और आज बिलखुसूस आखिरी दिन है और इंतखाबी अमल की मौसर और गैर जानिबदाराना निगरानी के लिए यूरोपीय यूनियन, कॉमनवेल्थ, रूस, जापान, जनूबी अफ्रीका, मलेशिया, जिम्बाब्वे, हॉलैंड, हंगरी, स्वीडन और अजरबैजान और जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले 92 बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन इंतखाबी अमल की निगरानी करेंगे इस बार। जबकि अगर हम पोलिंग के दिन की बात करें तो पोलिंग के दिन अमन अमान को कायम रखने के लिए या फिर खुदा न खास्ता किसी भी किस्म की तखरीबकारी को रोकने का भी मुकम्मल तौर पर बंदोबस्त किया जा चुका है। सियासतदान जो है वो अपनी सियासी कैंपेन्स जो है उनको जारी रखे हुए हैं और इंतखाबी मुहिम जो है वो खत्म होने के करीब है। मरी में जलसा आम से खिताब करते हुए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कल काफी एक्टिव नजर आए। मरी में थे वो, 12 साल बाद वो मरी में गए थे और वहां पर उन्होंने जो अपने कारकुनान से खिताब किया उसमें उन्होंने खिताब में उनको ना सिर्फ अपनी पार्टी के मंशूर के हवाले से अपडेट किया, उन्होंने कहा कि जिस वक्त मुझे निकाला था, जिसने आज वो खुद अपना इस्तीफा देकर खुद घर चला गया है, वो शख्स 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाला था, आज घर जा रहा है। मुझे ताहयात नाहिल किया था लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। इस जलसे में मरीम नवाज ने भी कल खिताब किया था। उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा था कि मरी के मसाइल बहुत से हैं, इन पर काम करेंगे अगर हमें आगे लेकर आया जाए। और उसके साथ ही उन्होंने मुतालबा भी किया वहां पे मौजूद कारकुनान से कि शेर पर मोहर लगाएं और पाकिस्तान को नवाज दो के स्लोगन से उनको जो है हम नवाजेंगे, हम मरी के मसाइल हल करेंगे। उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर जो है यकीन दहानी करवाई गई वहां पे मौजूद कारकुनान को। और उन्होंने मरी के लोगों को कहा कि गैस भी आपको मुहैया की जाएगी। खैर, ये तो तमाम सियासी पार्टियां जो है इस वक्त दावे कर रही हैं और इस वक्त जो हमें नजर आ रही है सही तौर पे जो पावर में मुस्लिम लीग नून है। नासिर बेग चुगताई साहब हैं, सीनियर तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे मॉर्निंग शो में। शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, तमाम पार्टीज जो हैं वो अपना जोर जो है वो आजमा रही हैं, सियासी पावर शोज जो है उनका मुजाहिरा किया जा रहा है। वोट एक आम आदमी के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है और एक दिन बाकी है, 8 फरवरी का दिन बड़ी अहमियत का हामिल। और वोट की अहमियत के हवाले से सबसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी, वोट की हमारे मुल्क में बार बार तौहीन की गई और हमारे मुल्क के मसाइल की बुनियादी वजह यही है कि हमने वोट को तस्लीम नहीं किया। इज्जत दो की बात तो बहुत बात की है, हमने तस्लीम नहीं किया। वोट को हमने पूरा गिना भी नहीं। हमने काउंट में बेईमानी की, हमने रिजल्ट में बेईमानी की, हमने अपनी पसंद के नताइज बनाए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के मसाइल 2 चंद हो गए बल्कि ट्रिपल हो गए। उसके साथ साथ वोट का हक सल्ब करने के लिए हमने माशाल्लाह लगाया कई बार। तो हमारी हिस्ट्री अच्छी नहीं है, लेकिन ये कि पाकिस्तान के अवाम ने, मैं देख रहा था कि इस खित्ते के अंदर, पूरे खित्ते बल्कि दुनिया में, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने बार बार माशाल्लाह लगने के बावजूद जमहूरियत को चूज किया। कहीं माशाल्लाह लगे और उसके हर बार जमहूरियत को चूज किया। मिस्र में ऐसा नहीं हुआ। मिस्र में एक बार जमहूरियत आई थी और मुस्तकिल वहाँ फौज की हुकूमत है। वहाँ एक मुंतखब हुकूमत को बरतरफ किया गया, उनके लीडर को फांसी देके उन्होंने फारिग कर दिया। तो वोट बहुत कीमती है, वोट बहुत जरूरी है, वोट का काउंट होना बहुत जरूरी है। और वोट का जो मसला, वोटर का जो मसला है उसको हल करना बहुत जरूरी है। यकीनन तौर पर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली गटर साफ करने के लिए नहीं है, लेकिन मसला हमारे यही है कि मैं एक दिन लाहौर का भी देख रहा था, कराची का तो मुझे पता है, पेशावर का भी देख रहा था, जो दरियाई रास्ते हैं वो साफ नहीं है।
लाहौर में कई इलाकों में मैंने देखा, जो लाइव लोगों ने वहाँ की सूत्रधार बताई, कि वहाँ भी गंदगी के ढेर हैं, वहाँ भी कच्ची बस्तियां हैं, ऐसे ही वहाँ भी नाले बंद हैं। तो कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है आवाम के लिए। ट्रांसपोर्ट के मसाइल लाहौर में यकीनन हल हुए, बाकी जगह हल नहीं हुए। कराची के बहुत बड़े बड़े मसले हैं। तो जब ये मसले मौजूद हैं तो ये वोट की तौहीन है, सच्ची बात है। अच्छा नासिर साहब, ये बताइएगा कि दो बड़ी जमातें जो हैं आपने सामने हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग की अगर बिलखुसूस बात की जाए, कैसे देख रखे हैं आपके, किस तरह जो है बाकायदा तौर पर कैंपेन्स की जा रही हैं और आज आखिरी रोज है, किस तरह देख रखे हैं, इससे मुताल्लिक आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, नतीजा कुछ भी हो, नतीजे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। सबसे बेहतरीन कैंपेन जो है इस इलेक्शन में वो बिलावल भुट्टो ने चलाई है पूरे पाकिस्तान में। सिंध से शुरू किया उन्होंने, वो पंजाब गए और पंजाब से वो केपी गए, केपी से वो बलूचिस्तान गए, फिर सिंध गए, फिर पंजाब गए। इस तरह वो राउंड लेते गए। और पूरे मरियम नवाज जो है वो भी तो काफी एक्टिव है ना, काफी इन है, वो भी तो उन्होंने भी बड़े अच्छे और बड़े बड़े जलसे किए हैं, क्राउड काफी उन्होंने इकट्ठा किया। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ। और कल जो अब तक का सबसे बड़ा शो था इंतखाबी मुहिम का, कराची में कल रात का था। सही। कल सुबह से शुरू हुआ 12 बजे, सुबह 11 बजे शुरू हुआ बिलावल हाउस से और ख़त्म हुआ रात को कोई 3 बजे के करीब। बहुत दूर इलाका है लांडी हमारा, इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर, और ये पीपल्स पार्टी की रैली थी। जहाँ तक जलसों का ताल्लुक, जलसे सबने किए, जलसे काजी साहब मौलाना फजलुर रहमान ने भी किए, कम किए, बहुत कम किए। जलसे अख्तर मेंगल साहब ने भी 2-3 किए, जलसे नवाज शरीफ साहब ने किए, शहबाज शरीफ साहब ने किए, मरियम नवाज शरीफ ने किए, लेकिन बहुत लेट स्टार्ट किया। पीपल्स पार्टी बहुत अर्ली स्टार्ट कर चुकी थी। पीपल्स पार्टी ने बहुत अर्ली स्टार्ट किया था और उसको लोगों ने फॉलो किया उसके बाद। तो मैं अगर फैसला पे जाऊं कि कैंपेन किसकी तगड़ी रही, तो वो सब की राय यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही, लेकिन इसका नतीजे से कोई ताल्लुक नहीं है। नतीजे से कोई ताल्लुक नहीं आप समझते हैं कैंपेन को, लेकिन कैंपेन आप कह रहे हैं कि बिलावल की अच्छी रही है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं पंजाब में, क्योंकि पंजाब जो है वो हब समझा जाता है, पंजाब में इस वक्त आपको लगता है बिलावल की कैंपेन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप कह रहे हैं रही है चुके हैं, तो क्या अक्सरियत जो है कुछ फ़र्क पड़ेगा अगर माजी से हम कंपेरिजन करें? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आ रहा है इस वक्त। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हुआ वो बड़ा अजीबोगरीब वाक़या हुआ। कुछ मैनू बरंदा शौक भी थी, मुनीर नियाज़ी कह गए थे कि पीपल्स पार्टी को पहले तो एलिमिनेट किया गया पंजाब से, बाकायदा फोर्सेस ने एलिमिनेट किया, जबकि पीपल्स पार्टी हाईएस्ट वोट गेटर थी पंजाब की। और उसके बाद खुद जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को पीछे हटा लिया पंजाब से। तो 2 हादसा हो गया नुकसान उनको, और वहाँ पीपल्स पार्टी की बेस खत्म हो गई। पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद थे, उनकी बेस खत्म हो गई, उनकी तंजीम खत्म हो गई, उनका असर खत्म हो गया, उनका इम्पैक्ट खत्म हो गया। और इस इम्पैक्ट को मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, नतीजा कुछ भी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में रिवाइव करने में मौजूदा इंतखाबात का बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। उनके तमाम तकरीबन 140 हलकों में उनके उम्मीदवार हैं, जबकि पहले 50-60 में हुआ करते थे, मतलब उम्मीदवारों को मिलते ही नहीं थे। अब उनको उम्मीदवार तो मिले कम से कम। ये उस पोजीशन में तो वो आए कि वो इंतखाबात में हिस्सा लें। तो पीपल्स पार्टी को पंजाब में तो ये फायदा हुआ कि वो मोटिवेट हुए और ऑर्गेनाइज हुए। आगे चल के देखते रहे कौन कौन से इंतखाबात कब होते हैं, लेकिन ये फायदा हुआ। मुस्लिम लीग का फायदा ये हुआ मुस्लिम लीग को कि मुस्लिम लीग का जो महवर है नवाज शरीफ साहब, वो वापिस आए। उन्होंने उन लोगों को उठाने की कोशिश की जो बहुत बैठे हुए थे। उनके आने तक मरियम भी लोगों को वो नहीं कर सकी थी, मोटिवेट नहीं कर सकी थी। इम्पोर्टेंट बात ये कि मैं फैक्ट्री फिगर्स देख रहा था, सबसे ज्यादा इंटरव्यूज बिलावल भुट्टो ने दिए, सबसे कम इंटरव्यूज मरियम ने दिए, और सब बिल्कुल इंटरव्यू जो नहीं दिए वो नवाज शरीफ साहब ने नहीं दिए। Exactly, तो ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। अच्छा। जबकि ओवरऑल बहुत अच्छे इंटरव्यूज मरियम दे सकती थी। अच्छा सर, ये बताइएगा
सर ये बताइएगा कि अक्सर जब मियां नवाज शरीफ भी आए वतन वापस तो आकर एक ही उनके पास जो था एक नारा था कि हम जो है नफरत की सियासत खत्म कर देंगे, और यही जो है नैरेटिव जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी अपने वर्कर कन्वेंशंस में ऐड किया कि हम नफरत की सियासत को आकर ख़त्म कर देंगे। लेकिन अब जो भी वर्कर कन्वेंशन हम देख रहे हैं, जो भी हमने खिताब मुलाहिजा किए, वहाँ पे एक दूसरे पर तनकीद की जा रही है। तो ये नफरत की सियासत ख़त्म करने का जो ये सिलसिला है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है शुरू में तो एक ये ख्याल था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद में बैठेंगे, एक साथ दोबारा हुकूमत बनाएंगे। ये बहुत अर्ली स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, इंतखाबी मुहिम जब शुरू हुई है उस वक्त की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर शायद तो मुस्लिम लीग ने फरमाइश की कि नहीं भाई हुकूमत तो हम बनाएंगे, हमें सिंपल मेजॉरिटी आप दिलवा दें, हम मिल जाए तो हम हुकूमत बना लेंगे। और तो उसके बाद इख्तलाफ शुरू हुआ है। इख्तलाफ के और बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी वजह है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात भी थे और भी मसाइल हैं। चीनी की एक्सपोर्ट पे भी इख्तलाफ हुआ है, तो वो खैर हिस्ट्री है। लेकिन ये कि उसके बाद इख्तलाफ हुए और बिलावल बड़ा पर्सनल हुए, बिलावल हर जगह पर्सनल हुए। बाज़ जगहों पर बाज़ स्टेज ऐसा आया जब बिलावल ने पर्सनल होकर बातें की, नवाज शरीफ साहब का नाम लेके बात की, शेर का नाम लेके बात की, उन पर मतलब ये इल्जाम लगाया कि बिलावल काफी मायूस भी तो थे। उन्होंने कहा कि हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड, पहले तो ये किसी और सियासी जमात की जानिब से कहा जाता रहा है, अब ये बिलावल ने फिर कहा ना, उन्होंने कहा कि हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दी गई। इसी वजह से शायद उनको मौका मिला, उन्होंने नून लीग पे तनकीद की। लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक पार्टी को नहीं मिली है, मेरा ख्याल है उसका नाम पीटीआई है। अच्छा। बाकी सबको कोई ना कोई फील्ड मिली थी। देखें, बहुत क्लियर बात है, पंजाब में वस्ती पंजाब में मुस्लिम लीग है, सिंध में पीपल्स पार्टी है, और बुरा लगे अच्छा लगे केपी में पीटीआई है। अच्छा सर, कहीं ना कहीं यहाँ पे टीएलपी फैक्टर भी नजर आएगा हमें इन इलेक्शंस में? बिल्कुल क्रेन उठाएगी लोगों को भाई, क्रेन लोगों को उठाएगी। लास्ट इलेक्शन 2018 में जो है टीएलपी ने जो है मुकाबला दिया था नून लीग को, अगर देखा जाए तो इस बार भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं टीएलपी फैक्टर लास्ट में मैटर करेगा। नून लीग को भी मुकाबला दिया था, पीपल्स पार्टी को भी टफ टाइम दिया था टीएलपी ने। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, उन्होंने लास्ट अपने खिताब में कहा कि नवाज शरीफ इंतजामिया पर दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ कर सकते हैं। इससे मुतालिक आप क्या कहेंगे? अगर अभी कहना टू अर्ली होगा, लेकिन फिर भी अगर पीपल्स पार्टी अगर ये इंतखाबात जीत जाती है, फिर इन स्लोगन्स का क्या होगा जो ये कहे जाते हैं? नहीं, देखिए, हमें टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें फैक्चुअल होना चाहिए। हम मीडिया पे काम कर बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी इंतखाबात कैसे जीत सकती है? ओवरऑल भुट्टो तो नहीं है, बेनजीर भुट्टो भी नहीं है जी। पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई काम नहीं है जी। अब सिवाय इसके कि उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया है, जलसे किए हैं, रिलीज किए हैं, उन्होंने अपने आप को साबित किया है। तो अब साबित करने के नताइज कब निकलेंगे मुझे पता नहीं। तो जब पंजाब में नहीं है और जब उनका अपना ख्याल ये है कि वो आज़ाद उम्मीदवारों को, मतलब पीटीआई के लोगों को साथ मिलाकर उनको ल्यूर कर रहे हैं, वो हुकूमत बनाने का रास्ता है ये किस तरह का। अच्छा सर, क्या ये करने दिया जाएगा? जी हाँ, कुछ आज़ाद उम्मीदवारों की भी बात कर लेते हैं। बिलावल साहब भी कहते रहे हैं, आसिफ अली जरदारी भी कहते रहे हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो बड़ी तादाद में चूंकि अब की बार जीत रहे हैं, यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है, तो उनको वो साथ मिला के कोई हुकूमत जो है वो बनाएंगे। लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी, हमें उसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज़ाद उम्मीदवार उधर भी बड़ी तादाद में जा सकते हैं, इस पे क्या आपका तजिया क्या? अच्छा, मेरा पॉइंट भी एक साथ ही ले लें। आज़ाद उम्मीदवार फैक्टर इस बार कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा है। 1985 के इलेक्शंस की अगर बात की जाए तो कहा यह जा रहा है कि उन इलेक्शन से भी ज्यादा जो है इस बार आज़ाद उम्मीदवार जो होंगे मैदान में होंगे। हाँ। देखिए बोले, आज़ाद उम्मीदवार 1985 में 1000 थे जी, और उस वक्त आपने बड़ा शोर मचाया था ये क्या हो रहा है, ये कौन सा सियासी निज़ाम है जब आज़ाद दौड़े दौड़े आ रहे हैं। और इस बार आज़ाद उम्मीदवार शायद 3700 हैं जी। कैन यू इमेजिन जी जी कि क्या अफरा तफरी है सियासी मैदान में। सियासी जमातों का होल्ड कितना कमजोर हो गया है या कर दिया गया, करा दिया गया है। ये सब सोचने की बातें सियासतदानों के, कि वो ये सोचें कि आज़ाद उम्मीदवार, देखिए बहुत से मुल्क ऐसे हैं यही कंसेप्ट ही नहीं है, जहाँ ये कंसेप्ट नहीं है कि एक उम्मीदवार एक से ज्यादा सीट पे खड़ा होगा। अगर आपको अपने ऊपर एतबार है तो एक जगह से खड़े होंगे आप। ये नहीं कि आप लड़काना से, शहदाद कोट से, लाहौर से खड़े हो जाएं, या आप लाहौर में 2 हल्के ले लें और कहीं और से 1 हल्का ले लें आप। अब शहबाज शरीफ साहब
अच्छा, एक और बात हुई मुस्लिम लीग के साथ जी जी कि शहबाज शरीफ साहब अच्छे खासे कराची में इंतखाब लड़ रहे थे, यहाँ से वापस चले गए वो। जी हाँ, तो एक कौमी शनाख्त जो बन रही थी वो बनते बनते रुक गई। आज़ाद उम्मीदवारों की जहाँ बात कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त है कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा सकते हैं, एग्जैक्टली। लेकिन सिर्फ वो जो अपने बानी के सख्त खिलाफ है। हाँ, अदरवाइज जो बानी के वफादार हैं वो हरगिज़ नहीं जाएंगे। और मुझे ये भी शक है कि 9 मई के बाद सरवाइव करने वाले आजाद उम्मीदवार जो इंतखाबात में हैं, अगर जीत गए तो क्या वो पार्टी चेंज कर लेंगे? उन्होंने पार्टी उस वक्त भी चेंज नहीं की जब वो मुश्किल में से दो चार थे। ठीक, वो पार्टी के साथ रहे। ठीक है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल ये बता दीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो है इत्तेहाद मुमकिन हो सकता है मुस्तकबिल में? देखिए, मेरा ख्याल है हो सकता है। और 3-4 शिकायतें मुस्लिम लीग को हैं, 3-4 शिकायतें इस पार्टी को हैं। एक बड़ी शिकायत है मिसाक जमहूरियत की खिलाफ वर्जी हुई है। वो बैठ सकते हैं, बैठ के तय कर सकते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 दिनों में बहुत क्लियर कट बयान आए हैं। कल भी पोस्ट कार्ड में कहा है बिलावल ने एक कि मैं वजीर खारजा नहीं बनना चाहूंगा, मुस्लिम लीग क्यों बनूंगा मैं, और हम हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, हम बैठेंगे अपोजिशन में। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है हमने कब कहा कि हम आपको हुकूमत में ले रहे हैं। तो ये इस तरह की बातें। चलिए, वजीर खारजा को तो छोड़ें, एक मुख्तसर सा आपका कमेंट चाहूंगी। आपका क्या तजिया कहता है कि क्या सदर मुमलिकत के लिए कोई निकल सकता है कोई नाम पीपल्स पार्टी के हवाले से? मौलाना फजल रहमान तो उम्मीदवार हैं बहुत दिनों से, सही, और बस सीरियस उम्मीदवार हैं वो। ठीक, और शायद उन्हें कुछ यकीन दहानी भी कराई गई है। अच्छा, कल बिलावल ने कहा है कि हमारे उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी होंगे। हाँ, तो अब देखें, हो सकता है कोई तीसरा बीच में से आ जाए, कोई कंप्रोमाइजिंग कैंडिडेट आ जाए। ठीक है, मतलब ये इंतखाबात के बाद जो है ये क्या अलायंस बनता है, किस तरह से इत्तेहाद होता है, कौन से आजाद उम्मीदवार कौन सी पार्टी में शमूलियत के बाद पहला काम शायद सेनेटरों का हुकूमत साजी होगी, सही, फिर सेनेटरों का इंतखाब होगा जो मार्च में ड्यू है, उसके बाद सदारती इंतखाब। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नासिर बेग जुफ्ताई साहब हमारे साथ। न्यू पाकिस्तान में यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अब बात करेंगे तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रखे हैं, जहां आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार बानी पीटीआई के बगैर अपनी इंतखाबी मुहिम कैसे चला रखे हैं। बिल्कुल, और आज़ाद उम्मीदवारों की चूंकि हम बात करें तो मुख्तलिफ इंतखाबी निशान इनको अलॉट किए गए हैं। पार्टी ने अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की फहरिस्तें अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर शेयर कर दी हैं। इसी पर हम जायजा लेंगे कि तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार कहाँ हैं और इनकी कितनी पोजीशन जो है मुस्तहकम है। और इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए लाहौर में खास तौर पे हमारे साथ हमारे नुमाइंदा खसूसी आज हमारे साथ मॉर्निंग शो में मौजूद है। मोहसिन, वेरी वार्म वेलकम। और बताइएगा, ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं लाहौर में कहाँ से कौन से कैंडिडेट और कितना मजबूत आपको नज़र आ रहा है? देखिए जी, अगर लाहौर की हम बात करें तो लाहौर में इस वक्त कौमी असम्बली के 14 हल्के हैं और 14 में से 5 हल्के ऐसे हैं कि जहाँ पर हमें पीटीआई की भरपूर कैंपेन नज़र आ रही है। और जहाँ पर टफ मुकाबला होगा। एक तो है N129 जहाँ पर हमाद अज़हर के वालिद है मियाँ अज़हर, उनके मुकाबले में हैं हाफिज़ नुमान। इस तरह N128 है, यहाँ पर इस्तेहकाम और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार हैं ओन चौधरी, लेकिन सामने हैं बैरिस्टर उस्मान अकरम राजा जिनकी बड़ी भरपूर कैंपेन है। इस तरह जो शदरा वाला हलका है N117, उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं एडवोकेट इजाज़ भुट्टर, वो अलीम खान को सख्त टाइम दे सकते हैं। इसी तरह N127 के कुछ सर्वे आए हैं, गो के बिलावल भुट्टो की वहाँ पर कैंपेन भरपूर है, लेकिन कहा जाता है कि पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं ज़हीर अब्बास, क्योंकि उनके जो ससुर हैं वो पहले भी MN रह चुके हैं और अब भी वो दूसरे हल्के में कंटेस्ट कर रहे हैं। ज़हीर अब्बास खोखर ने ज़िमनी इंतखाब भी जीता था, तो उनका भी मुकाबला सख्त हो सकता है। बाकी मरियम नवाज साहबा जो N119 से खड़ी हैं, वहाँ पर भी मियाँ फारूक जो 9 मई के वाक़यात में जेल में हैं,
उनके भाई शहजाद फ़ारूक उनके मद्दे मुकाबले हैं। तो ये 4-5 हल्के ऐसे हैं कि जहाँ पर PTI की हमें कैंपेन नजर आती है। गो के N122 में लतीफ़, लेकिन मोहसिन साहब ये बताइएगा कि अगर लाहौर की बिलखुसूस बात करें, बात तो पूरे पाकिस्तान की ही खेतनी है, लेकिन अगर लाहौर की अगर बात की जाए, यहाँ पे यास्मीन राशिद हैं, लतीफ़ खोसा, मियां असर हैं, सलमान अकरम हैं और भी बड़े नाम हैं, लेकिन इन हल्कों में नून लीग काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे कितना चैलेंजिंग होगा PTI के लिए मुकाबला करना? देखिए, ये तो मैंने बात आपको बता दी है कि 14 में से 9 हल्कों में तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है वो मुस्तहकम है। फॉर एग्जांपल अगर हम N123 या N124 की बात कर ले, N123 में शहबाज शरीफ हैं, तो वहाँ पर तो हमें उस तरह का कोई कदावर PTI का रहनुमा नज़र नहीं आता। गो के जो उनके वकील ही हैं जिन्हें टिकट दिया गया है, लेकिन जो मैंने वहाँ इब्तदाई तौर पर सर्वे किया था वहाँ पर तो उनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है। गो के बानी तहरीक इंसाफ का वोट ज़रूर है। आलिया हमजा वाला फैक्टर हो सकता है N118। अच्छा, कुछ लाहौर से बाहर भी निकलते हैं, पिंडी और सियालकोट की भी बात कर लेते हैं। रेहाना डार साहबा जो है वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। कितना स्ट्रॉन्ग उनको समझ रहे हैं आप कि कितनी वो मार्जिन देंगी अगर हम बात करें? देखिए जी, बरादरी उन दोनों की एक है, ख्वाजा डार यानी भट्ट बरादरी, तो बड़ा इफेक्टिव होगा। PTI की एक सबसे बड़ी जो कामयाबी है या इस वक्त अगर पॉपुलैरिटी है तो वो ये है, अभी भी है, उसकी सबसे बड़ा फैक्टर एक तो नौजवान है और दूसरी खवातीन है। लेकिन नवाज शरीफ साहब तो अपने जलसों में कह रहे हैं कि यूथ तो हमारे साथ है। आए दिन जो वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं, कल में उन्होंने खास तौर पे इस पे जोर दिया, उन्होंने काफी यूथ। अच्छा, ये नून लीग के खिलाफ बात ना हो जाए, लेकिन हमें जो ज़मीनी हकायक है उन्हें ज़हन में रखना चाहिए। उनकी यूथ वही नज़र आती है जो रवायती तौर पर यूथ होती है। अब वो उन्होंने कहा जी कि MSF में आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तंजीम का जो तलबा तंजीम है उसका हिस्सा बने, तो उसे लीड कौन कर रही हैं? हिना परवेज़ भट्ट साहबा। तो हिना परवेज़ भट्ट साहबा यूथ की नुमाइंदा तो नहीं है फिलहाल लगती। जो हमें प्योर यूथ नज़र आती है वो 2 जमातों में नज़र आती है, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव, एक TLP में और दूसरी PTI में। अच्छा, बाकी PTI का आप अभी भी कह रहे हैं वलीद के, वो कह रहे हैं कि पलड़ा आपको काफी नजर आ रहा है, क्योंकि आप फील्ड में निकलते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ हमारा भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, कुछ हल्कों में स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। लेकिन उनका सबसे बड़ा जो है, मेरे ख्याल से जब उनका इंतखाबी निशान उनसे ले लिया गया तो फिर उनको जो नए इंतखाबी निशान अलॉट किए गए, खासतौर पर जो AI टेक्नोलॉजी है, होती होगी कि डोर टू डोर जब कैंपेन करते होंगे, अपने वोटर से मिलते होंगे, तो किस तरह से मतलब? अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कम्युनिकेशन गैप का भी कहीं ना कहीं जिक्र है यहाँ पे कि कैसे कम्युनिकेट किया जा रहा है? आप इंटरनेट के तनाजुर में बात करें कि अगर बंद हो जाए, both angles. अच्छा, इन्होंने कल जो है वो एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताया जा रहा है कि PTI ने लॉन्च की है कि जो इंटरनेट ना भी होगा तो चलेगी। अच्छा, तो इन्होंने अपने हल्के जो है वो टारगेट किए हुए हैं। ताहम एक बात ज़रूर है कि KP की अभी भी PTI का जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसमें, और पंजाब में भी PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, एक ये बयानिया बनाया जा रहा है, आपसे नासिर बेग सुख्ताई साहब ने भी बात की कि शायद वो ये समझते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार हमारी तरफ आ जाएंगे, पीपल्स पार्टी वाले ये समझते हैं या कुछ और जमातें समझती हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ना वो ज्यादा कामयाब रहेगी। ये मेरा अपना एक एनालिसिस है कि आज़ाद उम्मीदवार जो है, आपको लग रहा है कि अभी भी वो PTI के हिमायत याफ्ता ही ज्यादा नहीं? वो जो ज़िमनी इंतखाब में 17 मई या जुलाई वाले ज़िमनी इंतखाबात में एक मिसाल कायम हो गई थी ना लोटों वाली, उससे अब हर कोई डरता है। और जैसा मैंने फैक्टर आपको ये तो हमारी जमहूरियत का हुस्न है, जो नाम आपने लिया, जो जिक्र आपने किया, फैक्टर मैंने आपको बताया कि यूथ और फीमेल खवातीन फिलहाल जिससे भी बात कर लें तो उनका ज़्यादा रुझान जो है हमें PTI की जानिब ही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि PTI बिलखुसूस KP की अगर बात की जाए, 10 साल हुकूमत रखी उनकी KP की, तो इस बार क्या सूरत हाल रखी कि कितना जो है कड़ा मुकाबला होगा? और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के जो हैं प्रेसिडेंट परवेज़ खटक साहब, वो दावा करते नजर आ रहे हैं कि इस बार मैं PTI को तोड़ूंगा और KP को मैं संभालूंगा। और फिर वो शेर अफजल मरवत साहब ने सही उनको जो जवाब दिया है, वो जवाब का ऑडियंस वो ज्यादा जितनी भी कन्वेंशंस हो रहे हैं या कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, जलसे हो रही हैं, वो दूसरी जमातों से तो ज्यादा बढ़कर हैं। आपने खुद ही देख लिया जिस तरह की फुटेजेस वगैरह सामने आ रही हैं। परवेज खटक साहब तो कोई बड़ा जलसा नहीं कर पाए। मानसरा में नवाज शरीफ साहब गए थे, लेकिन उसमें भी कुछ काफले आपको पता है फिर कहाँ से स्पोर्टिंग काफले बन जाते हैं और चले जाते हैं। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी वहाँ पर जलसे जुलूस किए, लेकिन उस तरह मोमेंटम नहीं है। यहाँ पर PTI और मौलाना फजल रहमान की JUI
एफ है उसका मुकाबला है, और कुछ हलकों में जमात इस्लामी का बड़ा स्ट्रॉन्ग हेल्ड है, जिसमें सिराजुल हक का अपना हल्का है दीर में, इसके अलावा चित्राल में उनके जीतते आए हैं, इलेक्टेबल्स हैं उनके मौलाना अकबर चित्राली, तो कुछ ना कुछ मिक्स होगा। इस बार कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो अप एंड डाउन होगी। एक कंक्लूड कर लेते हैं एक चीज को, बताइएगा इस बार पीटीआई सूबे में केपीके में बिलखुसूस हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकेगी या नहीं? जी बराहर बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जो एक सिचुएशन थी, अगर हम ओवरऑल पॉलिटिक्स की बात करें तो सिंध फिर कहा जा रहा है जी कि पीपल्स पार्टी के पास रहने का इम्कान है, और पंजाब में अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो फिर जाहिर है वज़ारत आला तो उन्हें उनके हाथ ना आएगा कि मरीम नवाज साहबा तैयारी कर रही हैं, लेकिन अगर पंजाब PM शहबाज शरीफ बन जाते हैं तो फिर मरीम नवाज का चांस हो सकता है। इसी तरह ये कहा जा रहा है कि KP के फिलहाल PTI का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा, और PTI ने भी ये वहाँ पर फोकस किया है कि हमें कुछ ना कुछ पावर अपने पास रखनी चाहिए, और वो इस मामले पर थोड़ा सा जरदारी फार्मूले से मुतफिक भी हैं कि हम तमाम महाज पर अगर ताकत खोल दे, जिस तरह हमने कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए, पंजाब असम्बली तोड़ दी, हमने KP की असम्बली तोड़ दी, तो हमने अपनी पावर जो है वो डिस्ट्रक्ट कर दी। हमें वो नहीं करना चाहिए, हमें किसी ना किसी सूबे में किसी न किसी तरह एक पावर तो अपने पास रखनी चाहिए, ताकि कल हमको सिस्टम में रहकर अपना कुछ अच्छा वसूल कर सकें। कौमी असम्बली की भी बात कर लेते हैं, आप चूँकि PTI की बीट करते हैं, तो अगर हम अंदर की आपसे खबर जानने की कोशिश करें, कितनी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है PTI इस वक्त कि नेशनल असम्बली में इस दफ़ा कितनी सीटें वो ले पाएंगे? PTI तो कहती है जी कि हम तो हमारा जो अपना इब्तदाई तौर पर वर्क है वो 60-70 सीटों का वर्क है, लेकिन वो बज़ाहिर लगता नहीं है, ज़मीनी हक़ाइक़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। KPK में उन्हें मिल जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा है वोटर कंफ्यूज भी है, चूँकि ये खुद दावा बेशक करें कि हमने कंपेन की है। लाहौर देखे ना हब है, अवेयरनेस का भी हब है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है वो भी इन बड़े शहरों में PTI ने किया है। अच्छा, अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू किया है, लेकिन फिर भी 9 में से 5 हलकों में ऐसे उम्मीदवार हैं जो हमें ज़ाहिर कंपटीशन में दिखाई देते हैं। छठा आप डॉक्टर यास्मीन राशिद वाला ले लें, लेकिन वजह यह है कि जब तक बंदा खुद ग्राउंड पे मौजूद ना हो, उसकी प्रेजेंस ना हो, वो एक अलग इंतखाबी निशान भी जो है वो भी आपके पास ना हो, क्योंकि लोग जो है उनको तो यही पता है। PTI को एक और डेंट पड़ेगा थोड़ा सा ज्यादा, बल्कि वो ये है कि पोलिंग वाले दिन अच्छा हो सकता है 2 कैंडिडेट इमरान खान का पोस्टर ला के खड़े हो जाए। अच्छा, इससे मतलब मेरा पब्लिक को, PTI के वोटर को आप कह रहे हैं कि तब भी मतलब मुंतशिर करने की कोशिश। कराची की भी बात कर लेते हैं, कराची को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर कराची का मैं जानना चाहूँ तो वहां पर PTI आपको कितनी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है? कराची में देखें जी, वो जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी थी तो अली जैदी आए थे, लेकिन उनका आपने देख लिया था कि वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे, और उन्होंने फिर किसी इजलास में भी शिरकत नहीं की। इमरान इस्माइल जो साबिक गवर्नर सिंध हैं, उनका मामला भी ये है। आपने PTI के रहनुमा खुर्रम शेर ज़ुमान या उनकी बातें भी सुन रही हैं, तो PTI वहाँ पर सरप्राइज़ है थोड़ा सा दे सकती है, लेकिन वहाँ पर भी वोट डिवाइड ही अब होगा, और मुख्तलिफ जमातों में वो वोट डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब अल्ताफ़ हुसैन ने भी लंदन में बैठकर, सॉरी नाम ले लिया है चले, उन्होंने लंदन में बैठकर कुछ ऐसी हिकमत अमली जो हम तक रिपोर्ट आई है कि बनाई है कि उन्होंने कोई 50 से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवार खड़े कर दिए। वाह, अभी खड़े करने हैं, कर दिए और वो MKM का उससे वोट मुतासिर हो, और इसका फायदा कहा जा रहा है जी कि पीपल्स पार्टी ये थोड़ा सा नून लीग हो जाएगा, लेकिन जो चौथी बड़े सर्वे आ रहे हैं वो आ रहे हैं जी नून लीग, PTI, अच्छा, पीपल्स पार्टी, और चौथी जमात आ रही है TLP के TLP जो है वो सरप्राइज देगी वोटों के लिहाज से। सीटें उनकी अभी तक ये नहीं है जी कि कितने हल्के वो जीत पाएंगे, लेकिन जो टर्न आउट होगा इलेक्शन के बाद, जो डाटा आएगा उससे ये लग रहा है कि चौथी बड़ी जमात वोटों के लिहाज से, और अब भी जो सर्वे आ रहे हैं वो वोटों के लिहाज से यही देखा जा रहा है कि चौथी बड़ी जमात। और सोशल मीडिया पर जिस तरह की कैंपेन है PTI की और उनकी, क्योंकि दोनों जमातों को इतना फिलहाल मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर वो यूथ उनके साथ। अच्छा, सोशल मीडिया हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर वो असेंबली में आ जाते हैं, बड़ा एक मैं बेसिक क्वेश्चन है वो कि तो फिर अगर ऑपोजिशन लीडर की बात करें तो क्या समझते हैं PTI को किसको नामजद करेंगे? PTI में, हाँ, PTI में देखें जी ज्यादा चांसेस तो फिलहाल बैरिस्टर गौहर के ही होंगे। बैरिस्टर गौहर, ठीक है, क्योंकि वो इस तरह का रिस्क नहीं लेंगे कि शेर अफजल मरवत अगर जीत कर आते हैं तो वो अपोजिशन हो,
वजह यह है कि फ़िलहाल जाना इस्तेहकाम की जानिब, ये नहीं जाना कि वो जो सुल्तान रही स्टाइल है उस स्टाइल की जानिब। तो फिलहाल पॉलिटिक्स मतलब चीज़ों को बैलेंस भी करना है। हाँ, बैलेंस भी करना है और मामला। लतीफ़ खोसा भी तो एक ऑप्शन है ना अपोजिशन लीडर के लिए। हाँ जी, लेकिन देखे ना कि उनके पास ओहदा बड़ा है मिनिस्टर गोहर के पास, और वो KPK से ताल्लुक भी रखते हैं जो PTI का स्ट्रॉन्ग है। बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे खुसूसी मोहसिन बिलाल हमारे साथ स्टूडियोज में थे। यहाँ पर न्यू पाकिस्तान में एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिए। न्यू पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम करते हैं। और मुल्क में आम इंतखाबात का वक्त है। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम कैसा हो सकता है कि सारे शहरों का जिक्र करें और कराची का ना करें, तो कराची में भी कई हलकों में कई जो जगहों पर कांटे का मुकाबला जो है वो देखने का इम्कान है। कराची के 90 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं। 8 फरवरी को कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों पर अपना हक राय दही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस मरतबा कराची से 22 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 600 के करीब उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में उतरेंगे। और इसी तमाम तर मामले पर हम बात करेंगे। इस कराची से हमारे नुमाइंदे शफकत अजीज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, कराची स्टूडियोज में। शफकत, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शफकत, सबसे पहले तो कराची की सियासत में कभी हुआ करता था MKM का कंट्रोल, अब अगर बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमें नजर आती है कराची में। आपका एनालिसिस क्या कहता है कि कौन सी सियासी जमात जो है वो इस वक्त मजबूत नजर आ रही है? देखिए, अगर बात करें कराची की तो जो जलसे जुलूस और जो रैलियां कराची में हमने देखी हैं उससे तो यही लगता है कि कराची में तमाम जमातों का जो है वो पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है। चाहे वो TLP हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, जमात इस्लामी हो, इसके साथ साथ जो दीगर जमातें हैं उन्होंने अपना जो पावर शो किया वो काफ़ी बेहतरीन था। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने भी एक कराची से पहली रैली निकाली और वो रैली जो है वो बिलावल हाउस से होती हुई रात गए जो है वो कायदाबाद दाऊद चौरंगी पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें हजारों लोग जो है वो शिरकत करते गए। जिस इलाके से रैली गुजरती गई उस इलाके से लोग शामिल होते गए और उसके बाद ये रैली जो है तकरीबन 2:30 से 3 बजे रात को इख्तिताम पजीर हुई। तो हजारों लोग थे। कल एक कराची में ये बड़ा पावर शो था। इससे कबल MKM पाकिस्तान भी जो है अपने मुख्तलिफ जलसे कर चुकी है और उनके बकौल उनके कि वो जलसे काफ़ी बेहतर रहे हैं। इसके साथ साथ जमात इस्लामी ने भी जो है वो 2 से 3 जलसे और रैलियां मुनक्किद की हैं। कॉर्नर मीटिंग्स तो हर रोज़ ही हम देख रहे हैं कि वो हमें नज़र आ रही हैं। लेकिन जो इलेक्शन का वो जो गहमा गहमी वो जो माहौल था जो 2013 में मैंने देखा या 2018 में देखा, वो वाला माहौल इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ जो कराची में बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने भी 2-3 बार रैली निकालने की कोशिश की लेकिन उन्हें जो है वो इजाज़त नहीं मिली। पिछले इतवार को काफ़ी जो है वो झगड़ा फसाद भी हुआ। 3 तलवार पर हमने देखा कि रैली पर जो है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली के लिए जब लोग आए और 3 तलवार पर जमा हुए तो पुलिस ने शेलिंग की, लाठी चार्ज किया, जिससे काफ़ी कारकुनान जख्मी हुए। और ये तसादुम जो है बिलखुसूस कराची में देखा जा रहा है, कोई क्या वजह है इसकी? इंतजामात क्या उसका कोई फुकदान है या फिर कोई सिक्योरिटी की कमी है? क्या वजूहात हैं कि तसादुम जो है बिलखुसूस कराची में देखने को मिल रहे हैं काफी? देखिए, ज़िला वस्ती इस वक्त जो है वो काफ़ी इंतशार का ज़िला नज़र आ रहा है क्योंकि माजी में यहाँ से MKM जो है वो क्लीन स्वीप करती नज़र आई है और हमने देखा कि वो करती थी। लेकिन इस दफ़ा जो सियासत का मरकज़ है वो भी ज़िला वस्ती ही नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी और MKM के जो है वो मुतअद्दिद तसादुम जो है वो इस ज़िले में हुए हैं और इस ज़िले में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं आसिम हुसैन, उनकी हिमायत याफ्ता जो लोग हैं वो इस ज़िले में जो है वो सरगर्म है और काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है तमाम की तमाम ज़िला वस्ती से जो है वो सीटें निकाल ले। माजी में भी यहाँ से जब MKM जो है इलेक्शन में हिस्सा लेती थी तो तमाम तर जो सीटें हैं जो सूबाई की हों या कौमी की हों वो तमाम जो है वो MKM के हक में आती थी। लेकिन इस दफ़ा चूँकि माहौल काफ़ी चेंज है तो तमाम तर जो सियासी जमातें हैं वो ज़िला वस्ती में उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़ी की हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो
मुस्लिम लीग हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, तो ये तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो उनका जो मरकज़ है इस वक्त वो ज़िला वस्ती है, लेकिन जो तसादुम जो हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान के कारकुनों के दरमियान हो रहे हैं। और इसकी जो वजह है वो यह है कि बहुत सारे जो MQM के कारकुनान थे वो उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, तो इस वजह से ये तसादुम जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। पहले यहाँ पर अगर बात करें 2013 में और 18 में तो एक ही जमात होती थी, उसका नाम था MQM, तो इस वजह से वहाँ पर कोई इस किस्म का तसादुम नहीं होता था। लेकिन अब चूंकि सूरत हाल काफ़ी चेंज है और तमाम जमातें जो हैं वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही हैं, तो इस वजह से ये तसादुम जो है अब आम सी बात है। लेकिन जो हमारी बात हुई जो वज़ीर दाखिला है, वज़ीर इत्तलात है, निगरान वज़ीर इत्तलात, उनका ये कहना है कि किसी को भी इलेक्शन के दिन कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि ये तो अमन और अमान की सूरत हाल हो गई। शफकत, ज्यादा से ज्यादा सूरत हाल से बड़ा ब्रीफली हमें बता रहे हैं कि इस वक्त अमन और अमान की अगर देखा जाए आम इंतखाबात के हवाले से सूरत हाल क्या है। अगर हम MQM की बात करें तो क्या समझते हैं आपकी कौन सा उम्मीदवार इतना हमें मजबूत नजर आ रहा है जो कि वाकई कौमी असेंबली तक पहुंच पाएगा? देखिए MQM के बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में हैं और उम्मीद की जा रही है कि शायद ये इलेक्शन जीत भी जाएं। अगर बात करें हम NA 232 की, तो यहाँ पर MQM की आसिया इसहाक हैं और उनके जो मुकाबिल हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार भी हैं। तो इस कौमी असम्बली का जो हल्का 232 है, इसमें कांटेदार मुकाबले की जो है वो तवक्को की जा रही है, जबकि 235 में जमात इस्लामी के हाफिज नईम जो है वो भी इंतखाबात लड़ रहे हैं। इसी तरह हल्का 241 है, इसमें MQM के फारूक सत्तार और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान हैं वो इस हल्के से कंटेस्ट कर रही है। डिफेंस ऑफ क्लिफ्टन का हल्का है और इससे पहले यहाँ से जो है वो आरिफ अलवी ये कौमी असम्बली की सीट जीत चुके हैं, लेकिन अब जो है वो खुर्रम शेर जमान को मौका मिला है, तो काफ़ी जो है सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। इसके साथ जो NA 242 है, यहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल है MQM पाकिस्तान के, और के साथ जो है बदमुकाबिल वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर मंदुखेल हैं, जो पिछला इलेक्शन जीत कर यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर भी तवक्को की जा रही है कि कांटेदार मुकाबला जो है वो मतवक्को है। इसकी तरह किमाड़ी का जिला है और हल्का है 243, यहाँ से कादिर पटेल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खड़े हुए हैं, इनके मुकाबिल हैं अख्तर मोइन जो मुस्लिम लीग नून के हैं। तो इन उम्मीदवारों के दरमियान भी जो है वो कांटेदार मुकाबला मतवक्को है। कराची की अगर बात करें तो तकरीबन 35 से ज्यादा सियासी पार्टियां जो हैं वो इस इंतखाब में हिस्सा ले रही हैं और 2100 से ज्यादा उम्मीदवार मजमूई तौर पर जो है वो कराची से MQM का तो आपने कंप्लीटली बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ये बताएगा कि आजाद उम्मीदवारों की वहां पे क्या सूरत हाल है, कितनी सीटें जो है वो निकाल सकेंगे वहां से? देखिए 2 रोज कबल एक बड़ी अहम डेवलपमेंट कराची की सियासत में आई है। MQM लंदन ने भी जो है वो अपने उम्मीदवारों के जो है वो नाम जाहिर कर दिए। तकरीबन कराची बल्कि सिंध भर से 55 उम्मीदवार हैं जो उन्होंने उनके नाम जाहिर किए हैं और MQM पाकिस्तान जो है इस ऐलान के बाद जो है उसमें काफ़ी तशवीश पाई जाती है, क्योंकि पहले तो ये ख्याल किया जा रहा था कि MQM पाकिस्तान ही है और MQM लंदन का कोई वजूद नहीं है। लेकिन 2 रोज कबल जो है वो बानी एक जो है MQM के उन्होंने ऐलान किया है और एक लिस्ट जारी की है जिसमें 55 उम्मीदवार जो है वो MQM लंदन के हिमायत याफ्ता हैं। तो इस ऐलान के बाद कराची में जो सियासत है उसमें बड़ी तब्दीली और जो है वो गहमा गहमी और हंगामा खेज जो है तब्दीली हमें देखने को मिल रही है कि जो आने वाला इलेक्शन है वो कांटेदार हो सकता है। मतलब काफी बड़ा सरप्राइज दिया है बानी MQM ने। अब जमात इस्लामी की बात कर लेते हैं, TLP के बारे में भी हम जानना चाहते हैं। जमात इस्लामी में हमें काफी नजर आई है जो जलसे उनकी जानिब से किए गए, तकारीर काफी अच्छी की गई उनकी जानिब से, काफी एक्टिव रहे। जमात इस्लामी जो कराची थे आप देख रहे हैं। देखिए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त कराची की जो दूसरी बड़ी जो जमात है वो जमात इस्लामी है, क्योंकि हालिया बल्दियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी के जो बल्दियाती नुमाइंदे थे उन्होंने बड़ी तादाद में इलेक्शन जीता
और वो जो है चेयरमैन और जो काउंसलर्स हैं वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो हाफिज नईम जो है वो काफ़ी पुरुमीद है कि हम यहाँ से बड़ी तादाद में सीटें ले जाएंगे। हालिया इलेक्शन में सूबाई असम्बली की सिर्फ एक सीट जो है वो लियारी से जमात इस्लामी को मिली थी, लेकिन इस दफ़ा जो है जैसे उन्होंने जलसे किए हैं और जलसों में लोग भी नज़र आए हैं हमें, और बड़ी तादाद में, ऐसा नहीं कि छोटा जलसा हो, काफ़ी बड़े बड़े जलसे जो है वो जमात इस्लामी ने किए हैं और काफ़ी एक्टिव जो है वो हाफिज नईम नज़र आ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छी तादाद में वो वोट लेकर, सीटें लेकर वो शहर की नुमाइंदगी करें, सूबे में नुमाइंदगी करें, ताकि जो सूबे के जो महरूमियाँ हैं, जो मसाइल है पिछले 15 सालों से जो है वो धुल सके। इसके साथ साथ अगर बात करें तो 2 रोज़ कबल जो बारिश शहर में हुई है उसने वो भी इन सियासी जो मंजरनामा है उस पर काफ़ी असर उसका होगा, क्योंकि कराची का काफ़ी बुरा हाल हमने देखा, लोग सड़कों पर फंस गए। हालांकि तमाम तर जो इंतजामात थे वो पूरे थे और महकमा मौसमियात ने कहा भी था कि ये बारिश होगी और बड़ी तादाद में बड़ी तेज़ बारिश होगी, इसके बावजूद हमें इंतजामात का फुकदान नज़र आया। और उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर देखा गवर्नमेंट को काफ़ी जो है उन पर तनकीद की गई कि तमाम तर जब जो लोग जो भी ऐलान था कि तेज़ बारिश होगी, लेकिन उस तरह के इंतजामात नहीं किए गए। तो ये बारिश भी जो हुई है कराची में, ये भी इस इलेक्शन पर काफी शफकत आप बात कर रहे हैं ना, जो दोनों सियासी जमातों की जानिब से कहा जा रहा था। एक वोटर की भी हम वलीद बात कर लेते हैं। वोटर जो है मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। कराची का जो वोटर है शफकत अजीज, वो कितना एक्टिव आपको नजर आ रहा है कि क्या वाकई निकलेगा घर से 8 फरवरी के दिन वोट कास्ट करने जाएंगे? खास तौर पे भी 2 दिन पहले जो बारिशें हुई हैं, क्या कहते हैं उनकी कुछ सोच, कोई उनका नजरिया चेंज हुआ? देखिए कल मैं काफ़ी हलकों में गया कराची के, तो पानी तो जूंगा तू खड़ा है, गंदगी के ढेर हैं, कीचड़ है, गलाजत है, लेकिन इसके बावजूद लोग पुरुमीद हैं और लोग कह रहे थे कि इस दफ़ा वोट जो है वो ज़रूर कास्ट करेंगे और इस दफ़ा वोट जो है वो काफ़ी सोच समझ कर दिया जाएगा। और कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले कि जो मुख्तलिफ शहरों से में थे और वो यहाँ पर जिनका वोट कराची में था तो वो यहाँ पर आए और उनका ये कहना है कि इस दफ़ा हम वोट ज़रूर देंगे। इस वक्त जो सबसे बड़ा टूल है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर हर वो जमात, हर वो कैंडिडेट नजर आ रहा है जो हमें आम सड़क पर नजर नहीं आता। मोबाइल का दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, तो सोशल मीडिया पर तमाम जमातें, कोई एक जमात नहीं, तमाम जमातें जो है वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं और उम्मीद कर रहा हूँ मैं भी कि इस दफ़ा जो टर्न आउट होगा वो काफ़ी बेहतर होगा। और मेरा अपना ये अंदाज़ा है कि शायद 50% से ये टर्न आउट है, ये तजावुज कर जाए, क्योंकि हर शख्स ये कह रहा है कि मैं वोट तो दूंगा, लेकिन वोट इस दफा काफी सोच समझकर अपनी मर्जी से दूंगा, ताकि हमने इस शहर में रहना है। उस शहर में जो मसाइल हैं वो आज के नहीं है, मसाइल जो है वो सालों से, लेकिन शफकत ये बताएगा कि तमाम तर एलिमेंट बिल्कुल मैटर करते हैं। ये बताएगा कि तमाम पार्टीज का जिक्र हो गया, बिलखुसूस सिंध में नून लीग और पीटीआई का वहां पे आप कैसा मुकाबला देखते हैं? क्योंकि कुल 22 नशिस्तें हैं और 600 उम्मीदवार जो हैं बताए जा रहे हैं और लास्ट 2018 के इलेक्शंस की अगर बात करें तो पीटीआई ने 14 सीटें वहां से निकाली थी। इस बार कैसा मुकाबला देखने को मिलेगा? क्या नून लीग और पीटीआई डिस्टर्ब करेगी? देखिए नून लीग का कोई बड़ा जलसा कराची में नहीं हुआ। मियां नवाज शरीफ ने जन्म से एक ऐलान किया गया था कि वो कराची आएंगे और इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेंगे, लेकिन नून लीग का शायद ऐसा कोई मामला नज़र नहीं आता कि उनकी नज़र जो है वो सिंध पर हो या कराची पर हो। क्योंकि उम्मीदवार तो उन्होंने खड़े कर लिए हैं, लेकिन हमें कोई खातिर ख्वाह कैंपेन चलाते हुए नून लीग के उम्मीदवार जो है वो नज़र नहीं आए। अपने हलकों में, अपने इलाकों में कॉर्नर मीटिंग्स, छोटी छोटी रैलियाँ तो हमने देखी, लेकिन कोई बड़ा जलसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो करने में कामयाब नहीं हुई है। इसी तरह अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो एक बड़ी रैली जो है वो पिछले इतवार को निकालने की कोशिश की गई, जिसकी सरबराही खुर्रम शेर जमान ने की थी, लेकिन वो भी उस रैली में नहीं आया और उस ना आने पर उन्हें शोकाज नोटिस पार्टी की जानब से जारी हुआ है। वो मामला अभी ज़ेर बहस ही है क्योंकि इलेक्शन जो है वो सर पर है। तो ये तमाम तर जो मामलात है, नून लीग को इजाज़त है लेकिन वो उन्होंने कोई जलसा नहीं निकाला, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोशिश की है, लेकिन वो भी कोई बड़ा जलसा करने में कामयाब नहीं हो सके हैं। जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM 3 बड़ी जमातें हैं जो कि कराची में इस वक्त हमें इन और एक्टिव नजर आई इस तमाम तर कैंपेन में। बात करते हैं कुछ आज़ाद उम्मीदवारों की भी। आज़ाद उम्मीदवार कितने आपको स्ट्रॉन्ग और तगड़े नजर आ रहे हैं? क्या उनकी क्या कहते हैं कि अगर वो जीत जाते हैं बड़ी तादाद में तो फिर क्या उनका अगला लाहे अमल क्या होगा?
देखिए बड़ी तादाद में जो उम्मीदवार हैं वो तमाम के तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, क्योंकि उनके पास कोई पार्टी नहीं है, तो ये बड़ी तादाद जो है वो सबसे जो बड़ी पार्टी है उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो उम्मीदवार है। इसके साथ साथ दुरुस्त कबल जैसे मैंने पहले ही बताया कि MKM लंदन ने भी जो है 55 के करीब अपने आज़ाद उम्मीदवारों का ऐलान किया है जो कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर जो है वो इंतखाबात लड़ेंगे, और उनमें से बेशतर का जो इंतखाबी निशान जो है वो ए रखा गया है। तो इस सिलसिले में जो सहाफ़ियत हल्के हैं उनका ये कहना है कि शायद इसका जो ए का निशान है वो जो बानी है MKM के उनके नाम से भी मिलता जुलता है। उसके साथ बहुत सारी जो है कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी जो है वो सामने आ रही हैं जिसका मैं अभी डिस्कस यहाँ पर नहीं कर सकता, लेकिन कराची की सियासत में जो है बिल्कुल एक अलग थलग अचानक जो 2 रोज़ कबल ये जो MKM लंदन ने जो अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, तो इससे जो इलेक्शन का जो माहौल है वो आज से मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी गर्म होता नजर आ रहा है। एक तो सड़कों पर अपने पानी भी खड़ा देखा, लेकिन कल की जो रैली थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो भरपूर थी, लोग निकले और अपने जो कायद हैं जो लीडर्स हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। शहर में जगह जगह जो है वो झंडे तो नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो जो सूरत हाल जो 2013 या 2018 में इलेक्शन में नजर आती थी वो हमें वैसे नजर नहीं आ रही है। कराची में आप कहना चाह रहे हैं कि नजर नहीं आ रही है। वोटर जो है एक्टिव तो हैं, वो कहते हैं कि 8 फरवरी को तो वो निकलेंगे, लेकिन 2 दिन पहले होने वाली बारिशें जो है उन्होंने वोटर्स को भी घरों तक एलिमेंट जो है वो जो उससे मुतालिक हमें शफकत अजीज हमें बता रहे थे। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। और इसके साथ ही हम डिबेट जो है कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। आप हमारे साथ ही रहिए। पाकिस्तान में एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और अभी कुछ बात कर लेंगे। ये वाला सेगमेंट जो है खास तौर पे खवातीन के लिए बेस्ट सेगमेंट है, क्योंकि हम आज बात करेंगे इस मॉर्निंग शो में घर में मौजूद किचन के अंदर जो हमारी आइटम्स हैं, घरेलू अमूर की जो चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा कुकिंग में इस्तेमाल होती हैं, उनको इस्तेमाल में ला के किस तरह से अभी जिस तरह बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी, अभी तो खैर ठंड कुछ कम हुई है, जैसे नमूनिया के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे थे, खुश सर्दी पड़ रही थी जब बारिशों से पहले, तो उस वक्त, और सर्दी से बचने के लिए फिर आजकल हर दूसरे इंसान को पता चलता है जी डायबिटीज़ है, शुगर है, ब्लड प्रेशर एक बड़ी कॉमन डिजीज़ हो चुकी हुई है हमारी सोसाइटी के अंदर। नमूनिया, ब्लड प्रेशर, शुगर और जो एलर्जी होती है, पोलन एलर्जी और दीगर जो बीमारियां हैं, घर में मौजूद जो मसाला जात होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, उनको हम इस्तेमाल में ला के इन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। हमारे जो मेहमान हैं आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। हकीम उर्वा वहीद सलमानी साहब हैं हमारे साथ। वलीद जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा कि होम रेमेडी से मतलब जो है काफ़ी आपने डिटेल भी बताया। सबसे पहले ये बताइएगा कि ब्लड प्रेशर और ज़ियादती से मतलब अगर बात करें तो इनके लिए आप जो है क्या बताएंगे, किचन में से किन जो है चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए कि इन चीज़ों में इन बीमारियों में जो है वो कमी आ सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमारे किचन में मौजूद अशिया में लहसुन इसके लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर 2 तुरियाँ लहसुन की रोज़ाना सुबह खाली पेट हल्का सा चबा के निगल ली जाएँ तो बेहतरीन फ़ायदे की हामिल है। खून को पतला करती हैं, उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल होंगे, जिसके नतीजे में आपका कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली और ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह वालिद मोहतरम हकीम अब्दुल वहीद सलेमानी रहमतुल्लाह अलैह वो एक नुस्खा बताते थे, बहुत आसान और बहुत मौसर। 3 दाने आलू बुखारे, खुश्क आलू बुखारे के रात को आपने 1 कप पानी में भिगो देने, सुबह उठ के खाली पेट वो पानी पी लेने। चंद दिन का ये अमल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत उसमें अच्छी मिकदार में खूब पाया जाता है। और एक अगर उसमें मजीद इजाफा कर लिया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। कि उन्होंने बहुत से लोगों को बताया और उनमें से बहुत से लोगों ने बाद में आके 10-10 साल 15-15 साल उनका ब्लड प्रेशर दोबारा हाई नहीं हुआ। अच्छा। कि सूरा यासीन उसी पानी पे फजर की नमाज के बाद सूरा यासीन पढ़ के और वो फूंक ली जाए और 40 दिन मुसलसल ये अमल करना। आलू बुखारे वाला जो पानी, हाँ उसी पानी, सूरा यासीन 40 दिन तक आपने लगातार फजर की नमाज के बाद। फजर की नमाज। अच्छा मदीहा, यहाँ पे यंगस्टर्स के अंदर भी काफी देखने को मिल रही हैं चीजें। यंगस्टर्स जो हमारे हैं बिल्कुल उनमें भी ये काफी चीजें देखने को मिल रही हैं, तो उनके लिए भी यही असल में मामला ही यही है कि हमारे यहाँ अगर कोई यंगस्टर किसी भी वजह से कभी ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाए और वो इलाज के लिए चले जाएं तो उन्हें तजवीज़ किया जाता है कि अब आपने सारी उम्र ये दवा नहीं छोड़नी। हाँ। जो कि तिब्बी लिहाज से बिल्कुल सही नहीं है।
उसकी रीज़न को जानना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड उसकी वजह है तो उनको कंट्रोल करना चाहिए। अगर मैदा उसकी वजह बन रहा है तो मैदे का इलाज करना चाहिए। तो उसके लिए टेस्ट है कोई खास जो कि आप इलामात से सब कुछ वाज़ेह हो जाता है। अगर आपको तबखीर का मामला रहता है, गैसेज रहती हैं, तो मैदे का इलाज करें। आसाब कमज़ोर हैं तो उन्हें बेहतर करें। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने से ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। सर ये बताइएगा इम्यूनिटी से मतलब थोड़ा हमें बताइएगा कि बड़ी आजकल जो है कंप्लेंट्स भी हैं, लोग भी कहते हैं कि जी इम्यूनिटी से मतलब कोई बात करें, कोई हमें कोई ऑर्गेनिक चीज़ जो है रिकमेंड करें, एडवाइस करें, इससे मतलब आप क्या कहेंगे? इम्यूनिटी के लिए हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। लहसुन है, अदरक है, ज़ीरा है, मिर्च से काली मिर्च जिसे कहते हैं, फिर लौंग, दालचीनी, हल्दी, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि लहसुन तो इतनी अहम चीज़ है कि आपके कोलेस्ट्रॉल को, आपके लकवा फालिज होने से बचाती है और बेहतरीन, अगर इसे सुपर फूड कहा जाए तो बेजाना हो। अच्छा, हल्दी में भी थोड़ा सा फर्क कर देते हैं। वो कहते हैं कि इसमें जो एक तो होती है खुश्क हल्दी, एक दूसरी जो फ्रेश वाली होती है, कहते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। बिल्कुल ऐसे है। फ्रेश हल्दी तो बेहतरीन नताइज के। अच्छा, ठंड बहुत ज्यादा है, बच्चे जो है हर दूसरे बच्चे को नजला, जुकाम और नमूनिया तो पंजाब में तो खास तौर पे बहुत ही फैला हुआ है। इसमें अगर ठंड से बचने के लिए माओं को क्या करना चाहिए? इसमें बहुत ही आसान चीज़ें हैं, सिर्फ 2 चीज़ें। काली मिर्च पीस के रख लें थोड़ी सी, अच्छा, और अदरक का पानी निकाल लें। तो 1 चम्मच शहद में चंद कतरे अदरक के पानी के और 1 से 2 दाने काली मिर्च पीस के मिला लें और वो बच्चों को चटाएं। बेहतरीन बड़े लेना चाहें तो 1 चम्मच ले सकते हैं सुबह शाम, या कहवे में बना के इस्तेमाल करें। गर्म पानी में कहवा बनाएं, उसमें ये डाल लें। उसमें आप लौंग का, दालचीनी का इजाफा भी कर सकते हैं। बॉडी को डिटॉक्स करना है हमने। जैसे किसी का अगर मुझे जुकाम हुआ है, फ्लू हो जाता है, डस्ट है, एलर्जी बहुत ज्यादा, तो हम ना एंटीबायोटिक ले लेते हैं। हमारा काम ऐसा है ना कि हमने उस फ्लू को रोकना है, तो उसमें फिर वो जो नजला जुकाम होता है वो आपके अंदर जम जाता है। बाद में बड़ा मसला होता है, सांस रुक जाता है, फिर चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, बड़ा मुश्किल, कान बंद हो जाते हैं। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए जो फाजिल मादे हमारी बॉडी के अंदर है उनको हमने निकालना है, तो उसके लिए क्या आप सजेस्ट करें? हल्दी बेहतरीन जो है ना डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बेहतरीन चीज़ है। हाँ, गर्म दूध में आधा चम्मच रात सोने से पहले 1 चम्मच शहद मिला लें। ये रोज़ाना चंद दिन इस्तेमाल करने से बेहतरीन जो है। इसका जो शेड्यूल थोड़ा इसके बताएं, थोड़ा सा इसका तरीकाकार क्या होगा, किस तरह उसको करना है और कितने दिन करना है, ये भी थोड़ा बताइएगा। तो सिर्फ 1 हफ्ता इस्तेमाल हल्दी का गर्म दूध में 1 चम्मच शहद मिला लें। अगर आप मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो उसी में 1 टुकड़ा दालचीनी और लौंग का भी बॉयल कर लें, तो बेहतरीन। पानी में भी हम ले सकते हैं, पानी में भी ले सकते हैं। जिन लोगों को दूध हजम नहीं, सोने से पहले कार्ब इसके बता दें कि क्या होने चाहिए रात के वक्त या रात सोने से पहले या सुबह खाली पेट लेना बेहतरीन नतीजा का हामिल है। अच्छा, निहार मुंह ज्यादातर चीजें हमें सजेस्ट की जाती हैं। जैसे खवातीन का सबसे बड़ा जो मसला है वो वेट लॉस का मसला है। जी, हम बड़ी डाइटिंग करते हैं, कुछ नहीं खाते सारा दिन, वजन जो है वो टस से मस नहीं होता, वहीं का वहीं रहता है। क्या कहेंगे आपके निहार मुंह वाकई चीजें इफेक्टिव होती हैं और हमें वेट लॉस के लिए सबसे पहले असल में देखें, वेट लॉस तो एक बहुत लंबा मौजू है जिस पे पूरा आसान, हाँ, लेकिन आसान लफ्ज़ों में अगर हम इनमें कहा जाए तो अदरक, लहसुन, ज़ीरा और सौंफ, इसका कहवा बना के इसमें दालचीनी, लौंग भी शामिल कर सकते हैं। यानी 1 टुकड़ा अदरक का, 1/4 चम्मच ज़ीरे का जी, और 1 से 2 तुरियां लहसुन की जी। इसी तरह दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 से 3 लौंग जी। ये आपने कहवा बना लेना है। कहवा बनने के बाद इसमें आधा लेमू निचोड़ लेना है, 1 चम्मच शहद का मिला लेना। ये सुबह और शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले पीना। हाँ। तो ये एसिडिटी को नहीं बढ़ाता आपके, जिनको ऑलरेडी मैदे के थोड़े इश्यूज होते हैं? ये सारी चीजें, बल्कि लौंग, दालचीनी वगैरह, ये उसको कंट्रोल करेंगी। हाँ। सिर्फ आधा लेमू, अगर किसी को एसिडिटी ज्यादा है फिर वो लेमू शामिल ना करें। अच्छा, जो एसिडिटी के जो पेशेंट्स हैं, आप उनको ये कहना चाह रहे हैं कि वो लीमू उसमें खवातीन वो वाली ऐड ना करें। अच्छा, बच्चों के हवाले से ज्यादा बात चुके इसलिए हो रही है कि वेदर ऐसा चल रहा है ना, अब तो खैर स्कूलों से छुट्टियां भी अमन वीक की, तो बच्चे घरों में ही हैं, लेकिन बच्चों को माएँ बड़ी कोशिश करती हैं ठंड से बचाएं, गर्म कपड़े पहनाएं, फिर भी बच्चों को कहीं ना कहीं ठंड लग ही जाती है। बच्चों को फिर सांस में बड़ा आजकल वो इशू हो रहा है कि उनकी रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक अमवात में काफी इजाफा हुआ है। बिलखुसूस अगर नमूनिया से मुतालिक अगर बात करें तो इसके ऊपर आप क्या एडवाइस करेंगे और क्या कहना चाहेंगे? जी, नमूनिया जो है ना, देखें इसके बारे में एक हदीस है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें कैस बिन्त महसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल करती हैं कि औद हिंदी ये बहुत सी बीमारियों का इलाज है और इसको अपना मामूल बना लें। उसमें एक बीमारी नमूनिया, जिसे अरबी में ज़ातुल जन्ब भी कहते हैं जी। तो
औद हिंदी का लेप बना के पसलियों पे लगाना, या औद हिंदी को बारीक पीस कर उसके पाउडर की शक्ल में शहद मिला के 1 ग्राम औद हिंदी हो और 1 चम्मच शहद मिला के ये पंसार की दुकान से आम मिल जाती है। अच्छा। कुस्त भी कहते हैं इसे, कुस्ते तल्ख और कुस्ते शीरी के नाम से मशहूर है। कुस्ते तल्ख और कुस्ते शीरी। हाँ, यानी शीरी मीठी होगी और तल्ख बच्चों को तो ज़ाहिर मीठी देनी है आपने। आप कुस्ते शीरी ने उसको पीस लें, फिर शहद में मिला के बच्चे को जी वो चिटा दें थोड़ा दिन में 3 से 4 दफा। पॉलन एलर्जी के बारे में थोड़ा बताइएगा कि क्या रेमेडीज होनी चाहिए घर में? पॉलन एलर्जी इस्लामाबाद, रावलपिंडी के लोग इससे बहुत मुतासिर होते हैं, बालाई इलाकों के दीगर लोग भी मुतासिर होते हैं। इसके लिए एक बहुत ही आसान मुख्तसर सा टोटका जो है, अगर घर में करें और दिन में सिर्फ 3 से 4 दफा 2 लौंग, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी और इसी में आपने अदरक और लहसुन का 1 छोटा छोटा टुकड़ा डाल लें, अजवाइन 1 चुटकी और पुदीने की 1 चुटकी, ये कहवा बना लेना है। दिन में 2 से 3 दफ़ा पीना है, बेहतरीन नताइज का हामिल है। और सिर्फ 2 से 3 दिन मतलब आप सारी रेमेडीज, सारी चीजें हमें वही बता रहे हैं जो कि हमारे घर में खास तौर पे हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं। लौंग जो है मसाला जात में हमारे घर में, हम चाहे सालन बनाएं, हम कोई भी डिश बनाते हैं जो नमकीन हमारे यहाँ बनती है तो उसमें लौंग का जरूर इस्तेमाल होता है। छोटी सी लौंग है, इसका शुमार जो है गर्म मसालों में बेसिकली होता है, लेकिन हल करता है। ये भी इसका एक बड़ा आप कह सकते हैं कि एडवांटेज है इसका। इसके अगर हम फवाइद की बात करें तो बहुत ही हैरत अंगेज हैं। आज हम आपको लौंग के जदीद फवाइद बताते हैं जिसके इस्तेमाल से आपको बहुत से तिब्बी मसाइल जो है उनको हल करने में मदद मिल सकेगी। रात को सोते वक्त आप लौंग का इस्तेमाल जो है वो आपको पुरसुकून नींद फ्राहम करता है। लौंग में कुदरत ने एंटी बैक्टीरियल खसूसियत रखी है, यानी लौंग बैक्टीरिया से लड़ने की सलाहियत भी रखता है। इसके बड़े फवाइद हैं। और स्लीप एक जो है खासतौर पर एक बड़ा फैक्टर है जिससे आजकल हमारी यूथ बड़ी डिस्टर्ब है, और इसके साथ ही गले का दर्द जो है इसको भी भगाने में जो है काम आता है लौंग। और जो हमारा मदाफ़ती निज़ाम है, हकीम साहब इसको भी बढ़ाता है, और लौंग में पेट के मसाइल जो है उनको हल करने की खसूसियत भी होता है। निज़ाम जो हमारा हाजमा है उसको दुरुस्त रखता है। और चूँकि हमने पहले भी बताया कि एंटी बैक्टीरियल खसूसियत होने की वजह से ये कहते हैं कि कुछ लोगों के मुंह में से कुछ मतलब स्मेल का भी एक इशू होता है, उसको भी दूर करता है। लौंग का इस्तेमाल खांसी से मुतासर जो फेफड़े हैं उनको तक़वियत देता है, और दुनिया भर में लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक जादुई खसूसियत की वजह से हर घर के किचन की जीनत है। लौंग को लोग चाय में डालकर भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि खांसी की सूरत में लोग अपने मुंह में भी इसको रख सकते हैं, जिसकी वजह से खांसी में वक्ती तौर पर बहुत अफाका होता है। इसके अलावा खानों में भी लौंग का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कुछ लोग लौंग का पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल करते हैं। हकीम साहब, लौंग की इतनी अफादियत मैंने अपने नाज़रीन को बता दी है। अब आप वाकई ये एक बड़ा इफेक्टिव, और इसकी तो खुशबू इतनी अच्छी होती है, खास जब हम छोटे होते थे। मुझे याद है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी वालिदा दांत में दर्द होना तो अम्मी ने कहना कि लौंग को पीसो और दांत जहाँ पेन हो रहा है बड़ा इसका ऑयल मिलता है, वो अगर लिया जाए, एक कतरा टपका दिया जाए तो फौरी नताइज का हामिल है। फिर इसमें एक ख्याल रखना चाहिए, लौंग जब भी लें वो उस पर झुर्रियाँ ना हो, क्योंकि लोग ये करते हैं कि इसका अर्क निकाल लेते हैं पहले ही और वो दोबारा से सेल कर देते हैं। अच्छा। तो लौंग अगर उस पर झुर्रियाँ होंगी तो वो फ्रेश नहीं होगा, उसके बावजूद वो उसी तरह उससे मशीन से गुजरता है और उसमें से ऑयल निकाल लिया जाता है। तो साबित लौंग जो बिल्कुल फ्रेश होगा या सही होगा वो झुर्रियों के बगैर होगा। ये इसकी एक पहचान है। फायदे हैं। अभी मदीहा ने जो डिटेल्ड बताया कि इतने फवायद हैं, इसके क्या वजह है? हमारे किचन से खत्म होता जा रहा है या फिर फास्ट फूड का रुझान बढ़ता जा रहा है इस एडवांस era में? असल में हमारे बड़े बूढ़े, हमारी नानियाँ दादियाँ, हमारे वालिदाएं, उन तक तो ये इल्म रहा कि घर में मौजूद अशिया से वो बहुत सी बीमारियों का इलाज बहुत अच्छे तरीके से कर लेते थे और आपको डॉक्टरों के हॉस्पिटल के पास नहीं जाना पड़ता था। लेकिन अब बस एक जदीद फैशन कि आपको एक सुई भी चुभे तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। तो इन बुनियादी तालीमात हर घर तक पहुंच जाएं तो इन बीमारियों से बआसानी बचा जा सकता है, बआसानी बचा जा सकता है। और एक लेकिन यहाँ पे हमारा पॉइंट ये भी है, वो जो हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम होते थे उनमें हमारी जो नानियाँ दादियाँ, हमारे बड़े हमारे साथ होते थे, वो भी खैर अब चूँकि नहीं है, थोड़ा चेंज आ चुका है। अब हकीम साहब हमारे साथ ही मजीद भी इनसे हम फवाइद जानेंगे जो हमारे घर में मौजूद अशिया उनको इस्तेमाल में ला के किस तरह से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी एक बड़ी ब्रेक ले लेते हैं। स्टे विद अस।
लॉन्ग से मतलब भी आपको इस ब्रेक से पहले हमने बताया, उससे पहले जो है घरेलू अशिया से मतलब हमने जो है आवाम को थोड़ा सा बताया कि आपने किन चीज़ें से जो लेटेस्ट जो डिजीज़ हैं कैसे डील करना है, अगर आप घर पे हैं होम रेमेडीज़ क्या हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे इस सेक्शन में कि माहिरीन सेहत के मुताबिक लकड़ी की कुकिंग टूल्स में एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात हैं जो जरासीम को मार देती हैं। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे हमारे जो घरों में आजकल वो नॉन स्टिक बर्तन आ गए हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो बर्तन जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे किचन में। लेकिन हमारी जो नानी, याद है हम बचपन में बहुत छोटे होते थे, जब गांव जाना होता था नानी दादी के घर, तो वहाँ पे मिट्टी के बर्तन जो है वो यूज़ होते थे, बड़े इफेक्टिव होते थे। एग्जैक्टली, जदीदियत के साथ साथ मुआशरे ने कई पायदार जो माहौलियाती तब्दीलियों को कबूल किया है, लेकिन जब से लोग माहौलियाती तौर पर आगाह हुए हैं तब से प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है वो तर्क करना लोगों ने शुरू कर दिया है और दीगर जो ऑप्शंस है उनका इंतखाब किया जा रहा है। ताज़ा तरीन तब्दीलियों में एक तब्दीली जो है बावर्ची खाने में हुई है। लोग धात और एल्युमिनियम के इस्तेमाल की बजाय लकड़ी के जो बर्तन हैं अब उनकी तरफ आना शुरू हो गए, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव और अच्छी बात है। कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको लकड़ी के कुकिंग जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। माहिरीन सेहत के मुताबिक लकड़ी में कुदरती मज़ाहमत की एक खासियत पाई जाती है और ये दूसरी धातुओं की तरह जो है हीटअप नहीं होती। कैंसर का जो एक एलिमेंट है अक्सर देखा है हमने कि बहुत ज्यादा है, मना भी किया जाता है, लेकिन क्योंकि ये जो है लग रहा है कि एक सोल्यूशन है कहीं ना कहीं इस माइलस्टोन का। हाँ बिल्कुल, और क्योंकि दूसरी जो धातें होती हैं उनमें हीट जो है वो ज्यादा होती है और लकड़ी जो है वो ज्यादा हीटअप नहीं होती। इस तरह से आपके हाथों में गर्मी की जो मुंतकली है उसका इम्कान भी कम होता है। मजीद बरा कहा जाता है कि जो लकड़ी के बर्तन हैं वो आपको खाने को जलाने के लिए इतने गर्म नहीं होंगे। माहिरीन कहते हैं कि लकड़ी के जो खाना पकाने के बर्तन हैं उनमें मौरूसी पायदारी पाई जाती है और अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो तवील मुद्दत तक इस्तेमाल जो है इसको किया जा सकता है। और इससे मतलब माहिरीन हमारे पास भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हकीम साहब हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। हकीम साहब, बड़ी अच्छी इस वक्त हमारे सेगमेंट में बात, और ये जो सेगमेंट है कि लकड़ी और मिट्टी के जो बर्तन हैं अब हमारे घरों में रुझान जो है वो बढ़ने लगा है। बड़ी मैं कह रही हूँ कि पॉजिटिव सोच है। मुझे भी मिट्टी के बर्तन और लकड़ी के बर्तन बड़े अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो जो धाती बर्तन होते हैं उसमें जो केमिकल्स होते हैं, फिर खासतौर पर जो हीट निकलती है वो कहीं ना कहीं, जैसे कि वलीद अभी बता रहे थे, कैंसर जो है अभी हम हर दूसरा शख्स जो है खासतौर पे खवातीन में कैंसर की रेशो तो बढ़ती चली जा रही है, एक अलमिया है। इससे पहले के वक्त के जो लोग थे क्या वो भी इस तरह ही इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, हमारी तिब की कुतब में बाद ऐसे बर्तनों का जिक्र है जो मुख्तलिफ लकड़ियों से, मसलन संदल की लकड़ी से गिलास बनाया जाता था। उस गिलास में पानी पीने से जो फवायद थे वो सर दर्द, जिस्म की गर्मी और इस तरह के बहुत से अमराज में। इसी तरह काफूर की लकड़ी, मुख्तलिफ दरख्तों की लकड़ी से मुख्तलिफ किस्म के बर्तन बना के उनसे मुख्तलिफ फ़वाइद हासिल किए जाते थे। तो ये बहुत, एक हमारे दोस्त थे अब इंतकाल कर गए हैं, बालाकोट में होते थे। वहाँ वो लकड़ी की हांडी में खाना पकाते थे और जिन लकड़ियों के वो आग जलाते थे उससे उनका बहुत पुराना कैंसर, जो डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया हुआ था, वो ठीक हो गया सिर्फ उस लकड़ी की भाप से और उस लकड़ी में खाना पकाने से।